प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स विषय का हम लोग प्रोजेक्ट परख द्वारा दिए गए मॉडल क्वेश्चन के आंसर को देख रहे थे। सेट 1, 2 कंप्लीट हो चुका है। ये सेट 3 का सेकंड पार्ट का वीडियो है। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 41 से शुरू करेंगे। इसके पहले के प्रश्नों के उत्तर यदि आपको देखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर या इस वीडियो का आपको लास्ट में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, मांग और पूर्ति कैंची के दो फलक हैं, इस कथन को मूल्य निर्धारण के संबंध में स्पष्ट कीजिए। तो ये कैंची वाला उदाहरण जो है मार्शल ने दिया था। तो मार्शल ने पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में संतुलित कीमत निर्धारण की व्याख्या करते हुए कहा है कि वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति परस्पर बराबर हो जाते हैं। करने मतलब है, ये है आपका मांग का रेखा, ये है आपका पूर्ति का रेखा। जहां दोनों बराबर हो जाएगा वहीं मूल्य निर्धारित होगा, और ये देखने में कुछ कैंची जैसा लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ मांग और पूर्ति कैंची के दो फलक कहा गया है। तो यहाँ पर है कि मार्शल ने अपने इस विचार के समर्थन में कैंची का उदाहरण दिया है। उनके विचार में जिस प्रकार कैंची के दो फलके कागज को काटने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार वस्तु की कीमत निर्धारण के लिए मांग और पूर्ति भी आवश्यक है। इसे एक चित्र से दिखा सकते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये आपका मांग का रेखा है, ये पूर्ति का रेखा है। दोनों ई बिंदु पर बराबर हो गए तो बाजार में वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 20 निर्धारित हो गया, और मांग और पूर्ति कितना हो गया, 70 निर्धारित हो गया। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि चित्र में डी मांग वक्र तथा एस आपूर्ति वक्र है। दोनों ई बिंदु पर बराबर होते हैं तथा बाजार में संतुलन कीमत ओपी अर्थात 20 तथा मांग आपूर्ति की मात्रा ओक्यू अर्थात 70 है। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है यह ओक्यू है, और यहाँ से यहाँ दूरी आपका ओपी है। तो यहाँ पर आप 70 हो गया ओक्यू मतलब मात्रा, और ये 20 हो गया आपका मूल्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से सीमांत लागत की गणना कीजिए। तो सीमांत लागत का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो सीमांत लागत का फॉर्मूला होता है TCN-1, मतलब अतिरिक्त इकाई को हम लोग सीमांत लागत कहेंगे। अतिरिक्त जहां आ जाएगा वहां सीमांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुल लागत दिया हुआ है और इकाई दिया हुआ है। तो मान लीजिए पहला घर को हम खाली छोड़ेंगे तो दूसरा घर में अगर हमको पहला इकाई का सीमांत लागत निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखेंगे, MC बराबर TCN-1 होता है। तो TCN मतलब हो गया जिस इकाई का आप निकाल रहे हैं। जैसे एक का निकाल रहे हैं तो TCN कितना हो जाएगा मेरा 100, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। और TCN-1 क्या होगा, इसका एक पहले वाला। तो एक पहले क्या है, 50 है आपका, तो 100 में 50 को घटा देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा आपका MC। अब यदि आप दूसरा इकाई का निकाल रहे हैं तो दूसरा इकाई में TCN जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, 120। तो यहाँ 120 हो जाएगा, माइनस TCN-1 क्या कहलाएगा, तो इसका एक पहले क्या है तो 100। तो 120 में 100 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो यहाँ सेकेंड इकाई का हो जाएगा सीमांत लागत 20। तो यही चीज को आगे यहाँ समझाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप देख लीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों से सीमांत लागत की गणना करना है। उत्पादन की इकाई दिया है, कुल लागत दिया हुआ है 50, 100, 120, 150 और फिर 210। सीमांत लागत हम लोग कैसे निकाले हैं, तो बस इसको घटा शुरू वाला खाली छोड़ देना है। 100 में 50 को घटा दीजिए 50, 120 में 100 को घटा दीजिए, 150 में 120 को घटा देंगे और 210 में इसको घटा देंगे। तो इतना मेरा सीमांत लागत ज्ञात हो जाएगा। अगला व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर। बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों, और ये बहुत सारे गेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है जहां व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते व्यष्टि होता है, और समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है व्यापक अध्ययन करना, मतलब बड़ी इकाइयों का अध्ययन करना, वो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। मुख्य रूप से यही है। अब हम लोग इसको अंतर देखेंगे क्या है कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता आदि का। और समष्टि में क्या है, तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहत एवं एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार आदि
कहने मतलब राष्ट्रीय आय का गणना करना तो पूरा देश का आय को हमको जानना हो, तो बहुत विशाल गणना हो जाएगा, तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। फिर है यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जबकि यह साधनों की अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। फिर है इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है, जबकि इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन और रोजगार का निर्धारण है। आगे है यह विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल होता है, जबकि समष्टि में क्या है, यह जटिल होता है। व्यष्टि का मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है, जबकि समष्टि का मुख्य उपकरण जो है समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। बच्चों ये जो आंसर है मैंने अपने से नहीं बनाया है, ये ऑफिशियल ही जारी किया गया था, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ। अगला है हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो यहाँ पर बताया गया कि हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम लोग जीएनपी बोलेंगे, अस्थायी आर्थिक वृद्धि को सूचित करता है। स्थिर आधार वर्ष का जीएनपी उत्पादन के दौरान देश में होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने की प्रक्रिया को अपनी गणना में सम्मिलित नहीं करता। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण एवं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक विदोहन के साथ जीएनपी में होने वाली वृद्धि को अस्थायी आर्थिक विकास की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार हरित जीएनपी तथा जीएनपी को सूचित करता है, जो देश के में प्राकृतिक संसाधनों के उचित अस्थायी प्रयोग एवं पर्यावरणीय प्रदूषण पर नियंत्रण करने में सहायक देता है। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के साथ किया गया जीएनपी आकलन हरित जीएनपी कहलाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, तो इसीलिए दोनों चीज़ का तुलना किया गया है, मतलब जीएनपी का तुलना और जीएनपी का तुलना किया गया है। आगे है तरलता जाल क्या है। तरलता जाल को मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ कि जब ब्याज दर कम होता है तो आदमी मुद्रा की मांग ज़्यादा करता है, ठीक है। तो ब्याज दर गिरने का एक सीमा होता है, उससे नीचे वो गिरेगा ही नहीं। तो जहाँ पर वो स्थिर हो जाता है गिरना, तो वहाँ से जो तरलता रेखा है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जिसको हम कहते हैं तरलता पसंदगी रेखा, वो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो जहाँ से वो मुड़ता है वो तरलता जाल कहलाता है। अब ये तो अपनी भाषा में था, अब किताबी भाषा में है कि प्रोफेसर जेएम केन्स ने तरलता जाल की व्याख्या की। उन्होंने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी कहा। तरलता पसंदगी मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एलपी भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तरलता पसंदगी अर्थात जनता द्वारा नकदी के रूप में मुद्रा की मांग। केन्स के अनुसार तरलता पसंदगी या मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों से की जाती है: सौदा उद्देश्य, दूरदर्शिता उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। सौदा उद्देश्य मतलब होता है कि डेली लेन देन के लिए हम लोग अपने पास मुद्रा रखना चाहते हैं, तो डेली लेन देन के लिए आदमी मुद्रा की मांग करता है। दूरदर्शिता उद्देश्य मतलब होता है कि भविष्य के लिए, जैसे कहीं बेटी का शादी करना है, कोई दुर्घटना ही हो गया घर में अचानक, या कुछ हो गया अचानक, पैसा का जरूरत पड़ गया, इसलिए भी आदमी मुद्रा की मांग करता है और अपने पास मुद्रा रखता है। फिर है सट्टा उद्देश्य। सट्टा उद्देश्य मतलब होता है कि जब ब्याज दर कम रहता है तो आदमी बाजार से पैसा उठा के रखता है और सोचता है भविष्य में जब ब्याज दर बढ़ेगा तो हम भी ब्याज में पैसा लगाकर फायदा कमाएंगे, तो उसको हम लोग सट्टा उद्देश्य कहते हैं। तो सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति बेलोच होती है, किंतु सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति लोचदार होती है। देखिए, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है कि ब्याज दर जब कम रहता है तो मुद्रा की मांग ज़्यादा होगा, जब ब्याज दर बढ़ेगा तो हम भी मुनाफा कमाएंगे। ये इसलिए सट्टा उद्देश्य जो है वो उसके प्रति क्या होता है, मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति लोचदार होती है, मतलब बदलते रहेगा। और जबकि ये जो आपका सौदा उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य है वो मुद्रा की मांग ब्याज के प्रति बेलोच होगी, मतलब आपका मुद्रा की मांग में इसमें कुछ जितना हमको आवश्यकता उतना मुद्रा हम रखेंगे, चाहे कुछ भी परिवर्तन हो जाए। केन्स के अनुसार तरलता जाल वह दशा है जिससे सट्टे के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतः लोचदार हो जाती है, या पूर्ण तरलता पसंदगी की दशा। तरलता जाल उस स्थिति को कहते हैं जब व्यक्ति न्यूनतम ब्याज दर पर बॉन्ड आदि में विनियोग करने की अपेक्षा धन को अपने पास नकदी के रूप में रखना पसंद करता है, क्योंकि न्यूनतम ब्याज दर पर हानि होने की आशंका होती है। इससे बचने के लिए व्यक्ति अतिरिक्त नकदी को निष्क्रिय परिसंपत्ति के रूप में रखना चाहता है, जिसे रेखाचित्र से दिखा सकते हैं।
जैसा कि मैंने अभी बताया, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस का रेखा है और ये ब्याज, यहाँ से यहाँ तक आपका ब्याज है। थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, ये आपका ब्याज का रेखा, ठीक है। अब ये जो है तरलता पसंदगी जो है एक सीमा तक आपका गिरता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो यहाँ से जो है आपका जो मुड़ा है यही आपका तरलता जाल कहलाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के 4 घटक लिखिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति के 4 घटक है। पहला है बैंक दर। तो बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सरकारी एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्रदान करता है। इसे कटौती दर भी कहते हैं। मतलब कहने मतलब है, बैंक दर वह है जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो व्यावसायिक बैंक को पैसा उधार में देती है, तो उसको हम लोग बैंक दर बोलेंगे। अगला है खुले बाजार की क्रियाएं। तो इसके तहत केंद्रीय बैंक स्वयं मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री कर व्यापारिक बैंकों के नगद कोष को प्रभावित करती है। फिर तीसरा है नगद कोष अनुपात में परिवर्तन। तो व्यापारिक बैंकों को अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है। केंद्रीय बैंक नगद कोष अनुपात में परिवर्तन करके व्यापारिक बैंकों के नगद कोष को प्रभावित कर साख का विस्तार या संकुचन कर सकता है। साख का विस्तार का कहने मतलब है बाजार में पैसा को फैलाना, और संकुचन मतलब होता है बाजार से पैसा को कम करना, तो ये संकुचन कहलाएगा, ठीक है। आगे हम लोग चौथा पॉइंट है सावधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन। तो प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नगद रूप में या अन्य तरलता परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिससे परिवर्तन कर साख का विस्तार या संकुचन कर सकते हैं। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उदासीनता वक्र किसे कहते हैं? उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता का संतुलन बताएं। तो उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात करने के लिए 2 बातों को जानना आवश्यक है। पहला है तटस्थता मानचित्र और दूसरा है कीमत रेखा। तटस्थता मानचित्र क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे ये है आपका उदासीन वक्र, तो उदासीन वक्रों के समूह को ही हम लोग तटस्थता मानचित्र कहते हैं। और कीमत रेखा क्या होता है? तो कीमत रेखा वह रेखा है, ये जो है ये एक आपका कीमत रेखा, ये कीमत रेखा बताता है कि आपके पास साधन सीमित है, आप इसी के अंदर में रहकर खरीदारी कर सकते। करने मतलब अगर आपके पास 10 रुपया है तो 10 ही रुपया तक आप सामान को खरीद पाइएगा, 50 रुपया का नहीं खरीद पाइएगा। तो ये कीमत रेखा है। अब यहाँ संतुलन का शर्त क्या है? तो संतुलन की दशा में उपभोक्ता का उदासीन वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करेगा। संतुलन बिंदु पर संतुष्टि अधिकतम तब होगी जब x वस्तु की y वस्तु के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर x वस्तु की कीमत और y वस्तु कीमत के बराबर हो जाए। तो ये फॉर्मूला है MRS XY, मतलब MRS हो गया प्रतिस्थापन की सीमांत दर XY का px बट्टा py, px हो गया x वस्तु का मूल और py हो गया y वस्तु का मूल, ये फॉर्मूला है। तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होनी चाहिए। अब यहाँ हम लोग चित्र में देखेंगे इसको, तो यहाँ पर सब चीज़ बता दिया गया है। ये है आपका मूल बिंदु और ये है सीमांत उदासीन वक्र। ये मूल बिंदु की ओर क्या हुआ है? उन्नतोदर है, उठा हुआ है, ठीक है। ये है आपका कीमत रेखा और ये है उदासीन वक्र। तो जहाँ कीमत रेखा को उदासीन वक्र स्पर्श करेगा वहीं पर संतुलन होगा। तो यहाँ पर स्पर्श कहाँ कर रहा है? तो आपका ई बिंदु पर कर रहा है, इसलिए ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, उपभोक्ता संतुलन पॉइंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं, रेखा चित्र में उपभोक्ता संतुलन ए बिंदु पर है जहां कीमत रेखा ए बी को उदासीन वक्र IC1 स्पर्श कर रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मांग का नियम समझाएं, इस नियम की क्या मान्यताएं हैं? तो मांग का नियम बताता है कि मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाता है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाता है, जिसको हम लोग मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम वस्तु की कीमत और उस कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। उपभोक्ता अपनी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कारण कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग करता है, जिस पर मांग का नियम आधारित है। अर्थात अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कम कीमत पर अधिक मांग की जाती है। विलोमसा स्थिर दशाओं में वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है।
मतलब कीमत और मांग में क्या होता है, हमेशा विपरीत संबंध होता है। अगर मूल्य ज़्यादा रहेगा तो मांग उसका कम हो जाएगा। तो ये विपरीत संबंध का फॉर्मूला है, P समानुपाती होगा 1/Q। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं P 1/Q। ये विपरीत संबंध को दर्शाता है, जिसमें P कीमत हो गया, Q हो गया मात्रा। यह नियम केवल कीमत और मांग के परिवर्तन की दिशा बताता है, परिवर्तन की मात्रा को नहीं बताता है। अन्य बातें समान रहने वाक्यांश का अर्थ मांग के नियम की मान्यताएं हैं जो निम्न है। पहला है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कहने मतलब ये नियम तभी आपका काम करेगा जब ये सब हम लोग मानेंगे। तो इसलिए पहला मान्यता है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरा है उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, पसंद आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए और भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। फिर 49 है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। तो उत्पादन के जब स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण अविभाज्य साधन का कुशल प्रयोग संभव हो पाता है और एक बिंदु पर साधनों का आदर्शम संयोग स्थापित होता है। इस बिंदु के बाद जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे सीमांत उत्पाद गिरता जाता है और जिसे 3 अवस्थाओं में बांटा गया। इसे इस तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस तालिका को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका स्थिर साधन को दिया गया जिसको हम लोग TFF बोलेंगे। परिवर्तनशील साधन TVF है, आपका 1, 2, 9 है। कुल उत्पाद आपका 6, 16, 30, 40 ये दिया हुआ है। औसत उत्पाद निकालने के क्या करेंगे, इसको इसमें भागा दे देंगे तो ये औसत उत्पाद निकल जाएगा। और सीमांत उत्पाद निकालने के लिए क्या करेंगे कि कुल उत्पाद को घटाएं। जैसे 6 का 6 लिखेंगे, 16 में 6 को घटा देंगे 10, 30 में 16 को घटा देंगे 14, 40 में 30 को घटा देंगे 10। इस तरह आपका ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक उत्पादन की पहली अवस्था का है। यहाँ पर उत्पादन क्या हो रहा है, सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, शुरू में बढ़ता है तो पहली अवस्था हो जाएगा। उसके बाद ये क्या होता है, घटने लगता है। यहाँ से क्या हो रहा है, घटने लगता है तो उत्पादन की ये दूसरी अवस्था कहलाए। जैसे 10 के बाद 5, फिर 3, फिर 0 हो गया, ये दूसरी अवस्था समा। उसके बाद सीमांत उत्पादन क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, -4, -6 हो गया तो ये तीसरी अवस्था कहलाएगा। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए टेबल को। अब सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था। उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल कहने मतलब है कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम का ये चित्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये पहला अवस्था है, यहाँ बीच में दूसरा अवस्था और ये तीसरा अवस्था है। तो इसी का अवस्था को बोला है, शुरू में बढ़ता है तो बढ़ते प्रतिफल, फिर घटते हुए दर से बढ़ता है तो स्थिर प्रतिफल और फिर घटने लगता है मतलब घटता प्रतिफल हो जाता है। तो उत्पत्ति के बढ़ते प्रतिफल की अवस्था में कि प्रथम अवस्था में स्थिर साधन को स्थिर रखकर परिवर्तनशील। अब इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। यदि समझने में आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो उस क्वेश्चन को स्पेशली हम फिर से वीडियो बनाकर समझा देंगे आपको, ठीक है। तो इसका आंसर को आप लोग देख लीजिए, ये ऑफिशियल ही आंसर जारी किया गया था जिसमें आपको दिखा दे रहे हैं। इस चित्र को बना लेना है। ये शुरू में जो है क्या है, ये बढ़ते हुए प्रतिफल कहलाएगा। प्रथम अवस्था बढ़ता प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और फिर घटता प्रतिफल है। यहाँ पर क्या है कि जब कुल उत्पादन जब अधिकतम होता है तो आपका जो सीमांत उत्पादन है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और सीमांत उत्पादन जब ऋणात्मक होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, घटने लगता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ के बाद ये क्या हुआ, घटने लगा है। इस आंसर को आप लोग देख लीजिए बच्चों, इसी तरह उतार दीजिएगा। अगला है 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह को समझाएं। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसीलिए थोड़ा सा अब आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इस आंसर को देख लीजिए, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बताना है। यदि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा समझने में तो आप कॉमेंट कीजिएगा कि सर इस सेट का हमको ये क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दीजिए, तो मैं आपको इसको फिर से वीडियो बना दूंगा। न तो ऐसे जैसे लिखा हुआ ऐसे आप लिख कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर जो है वो ऑफिशियल ही दिया गया है। तो इस चित्र को भी बनाना है, ये चित्र दिया हुआ है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब 51 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यापारिक बैंक का शाखा निर्माण कैसे करता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो ये आप डिटेल आप देख सकते हैं, इसी तरह आपको लिख देना है। यहाँ होम लिखा हुआ है, ठीक है, होम इस तरह होगा आपका लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा सा ये हो गया है, यहाँ पर ये लिखाएगा इस तरह होम, तो इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, इसको आप लोग देख के कॉपी में नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है संतुलित तथा असंतुलित बजट की व्याख्या करें। तो यहाँ पर आपको डिटेल दे देना, संतुलित बजट का फॉर्मूला क्या है। तो सरकार की आय और सरकार का जो व्यय होता है वो बराबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ परिभाषा दिया गया है। फिर असंतुलित बजट कब होगा, तो असंतुलित बजट जो है वो दो प्रकार होता है, अतिरेक बजट और घाटे का बजट। तो अतिरेक बजट का फॉर्मूला क्या है कि आमदनी है सो ज़्यादा रहेगा और खर्चा का जो अनुमान रहेगा वो कम रहेगा, तो ये अतिरेक बजट हो जाएगा। और घाटे का बजट है कि आपका इनकम कम हो जाएगा, अनुमानित आय कम हो जाएगा और अनुमानित व्यय ज़्यादा हो जाएगा, तो घाटे का बजट हो जाएगा। तो यही लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए थोड़ा सा जल्दी हम इसको पार कर दिए हैं। दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगा इसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।